वैसे बैंकों को बढ़ता एनपीए सरकार के लिए चिंता है, सरकार इस पर अपनी चिंता जताती रही है और बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठा भी रही है। लेकिन यह कहां तक जायज है कि कर्मचारियों के पैसे से बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर सुधारी जाए? बढ़ी हुई सैलरी का आधा हिस्सा बैंक कैपिटलाइजेशन बॉन्ड में निवेश करने के प्रस्ताव के पीछे सरकार की एक तीर से दो निशाने लगाने की मंशा है। एक तो सरकार का पैसा सरकार के पास ही रहेगा और दूसरा एनपीए के बोझ से दबे बैंक को इससे राहत मिलेगी। दरअसल सरकार बैंकों के एनपीए को लेकर अपनी चिंता जताती रही है और डिफॉल्टर्स के खिलाफ रुख और कड़ा करने का वादा वित्त मंत्री अरुण जेटली कर चुके हैं। जाहिर है ये दोनों कदम बैंकों की बेहतरी के लिए जरूरी है। बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट से किस कदर बेहाल है, जरा आंकड़े पर नजर डालिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 72,792 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 38,934 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक का 34,338 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक का 22,672 करोड़ और आईडीबीआई बैंक का 19,615 करोड़ एनपीए है। यानी सरकार पर एक तरफ बैंकिंग सेक्टर को बेहतर करने की जिम्मेदारी है तो दूसरी ओर अपने कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ानी है। यानी खजाने पर बोझ है, लिहाजा सरकार चाहती है कि 7वें वेतन आयोग का बोझ सरकारी खजाने पर ना पड़े और सैलरी के आधे हिस्से को बॉन्ड्स के तौर पर बैंक में निवेश करके बैंकों को भी थोड़ा सहारा दिया जाए। लेकिन सवाल यही है कि बैंकों को बचाने के लिए सरकार पब्लिक का पैसा खर्च करने की क्यों सोच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सबसे पहले मैं इस ब्रेक के बाद ब्रजेश उपाध्याय आपके पास आऊंगा। जब ये सरकार बनी थी तो पीएम मोदी ने कहा था कि देश को सुधारने के लिए कुछ कड़वी गोलियां खिलानी पड़ सकती, लेकिन आपको लगता नहीं कि गोलियां कुछ ज्यादा कड़वी होती जा रही हैं और लोगों का मुंह कुछ ज्यादा कसैला होता जा रहा है, वो भी तब जब आरबीआई गवर्नर कह चुके हों कि 7th पे कमीशन लागू होने के बाद महंगाई और बढ़ेगी? ब्रजेश उपाध्याय जी 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 जी, सवाल आपसे, गोलियां कुछ ज्यादा कड़वी तो नहीं हो रही? मुझे नहीं, अभी बताइए जरा, एक बार दोहराइए। सवाल मेरा यह है कि पीएम कहते हैं कि देश को सुधारने के लिए कुछ कड़वी गोलियां खिलानी पड़ेंगी, लेकिन क्या ये गोलियां कुछ ज्यादा कड़वी हो रही हैं, दवाइयां, और मुंह कुछ ज्यादा कसैला नहीं हो रहा है ये जो नया प्रपोजल आया उसके बाद? आपकी आवाज में जितना समझ चुका हूं, वास्तव में यह बहुत गलत फैसला होगा और यह कहा जाना कि हम देश की दशा सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं कोई देश की दशा सुधारने का काम करे, हम सहयोग करेंगे। लेकिन कर्मचारियों से पैसा लेकर के बैंकों को चलाना, कर्मचारियों से पैसा लेकर के दूसरे जो सरकार के बजटीय घाटे उनको पूरा करना, तो देश की अर्थव्यवस्था, देश का कर्मचारी, यानी तुमने नौकर रखा है, उस नौकर से पैसा लेकर के अपना सारा बिजनेस चलाओगे। ये तो एक तरीके से कर्मचारी को इस बात की भी आजादी ना देना है कि उसको जो पैसा मिल रहा है वो क्या करे। ऐसा कोई फैसला सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल वाजिब नहीं है, ठीक है, गैर जिम्मेदाराना कदम है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये 91 से लेकर अब तक चल रही देश में गलत अर्थनीतियों का दुष्परिणाम है। ठीक है, आप इसको गलत अर्थनीति कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसको गलत अर्थनीति नहीं कह रही। लेकिन गोपाल कृष्ण मैं सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है, आपने बैंकों के एनपीए से निपटने के लिए इंद्रधनुष योजना लॉन्च की, आपने 70,000 करोड़ की व्यवस्था की बात की, इस बजट में आपने 25,000 करोड़ दिए भी। क्या इसका मतलब यह निकालें इस नए फैसले का जो होने वाला है कि आपकी ये योजना फ्लॉप हो रही है, आप एनपीए से नहीं सफल हो पा रहे हैं उसको उससे ओवरकम करने में, और इस अब आपको एक रास्ता नजर आया, कर्मचारियों का पैसा? नहीं, देखिए, बैंकों के सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल, बैंकों की हालत ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंकों से हमारे देश के आर्थिक हालात ठीक होते हैं। थे आप? हाँ, तो उसीलिए 70,000 करोड़ का प्रोविजन किया है। नहीं, सब तरीके से बैंक की हालात को ठीक करने के लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमें सरकार के जो रिसोर्सेज हैं वह कृषि क्षेत्र में ले जाने, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। अब सरकार के जो रिसोर्सेज हैं उनको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, कर्मचारियों को भी पैसा दिया जा रहा है। 1 लाख करोड़ की जो बात है, हम भी चाहते हैं बैंकों की हालत सुधरे, हम उसके लिए सुझाव भी देने को तैयार हैं, हम उसके लिए सोर्स भी बताने को जी, मैं एक मिनट पूरी बात कर लूं। कर्मचारियों से पैसा लेकर बैंक की हालत सुधारोगे? कर्मचारियों से पैसा लेके नहीं कर रहे,
ब्रिजेश जी कर्मचारियों से पैसा लेके नहीं कर रहे, हम तैयार हैं सुझाव देने के लिए, हमने सुझाव दिया है। आपके सुझाव तो हम आपके सुझाव लेंगे। सुझाव तो फैसला लेने से पहले लिया जाता है। सुझाव आप तो सुझाव का स्पेस ही नहीं बचा है यहाँ पर उपाध्याय साहब। चर्चा में है। दूसरी बात क्या है कि 1 लाख करोड़ का जो 7th पे कमीशन का जो लायबिलिटी सरकार पे आएगी, उसमें 70,000 करोड़ का प्रोविजन किया है और उसमें से ही लगभग एक तरीके से यह जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप बॉन्ड में इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, टैक्स बेनिफिट भी है और उसके बाद सर आप सब दीजिए। हाँ, आप सब दीजिए लेकिन सामने वाले को विकल्प दीजिए, सामने वाले के ऊपर थोपिए मत फैसले को। आलोक शर्मा एक बात तो तय है कि आर्थिक नीतियां राजनीति से अलग होती हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए आलोक शर्मा मेरा सवाल सुन लीजिए। उस समय भी डिसइन्वेस्टमेंट आलोक शर्मा सुन लीजिए, आर्थिक नीतियां राजनीति से अलग होती है और आर्थिक नीति के लिए कुछ कड़े फैसले देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लेने पड़ते हैं। और जैसा कि हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि बहुत सारे फायदे सरकार इसके जरिए कर्मचारियों को देगी। तो क्या एक बात इसको मान ले कि ठीक है सरकार जबरदस्ती ही नहीं सही लोगों को कुछ अच्छा दे रही है? देखिए मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी अच्छा देने की दिशा में कोई कदम नहीं है। एनडीए की सरकार जब पहली बार आई थी अटल जी के नेतृत्व में, तब भी इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई थी। इन्होंने सरकारी संपत्तियों को बेचकर खजाना भरना चाहा था। अब आप बैंकों की बात है, फिर तो मैं ये गिनाने लग जाऊं कि सरकार क्या कर रही है। निकालेंगे तो आप टैक्स लगाइए, उसके बाद आप इस फैसले आप लोग सुनने की आदत डालनी चाहिए। आप इसी मुद्दे पर बोलिए। ऐसे तो फिर हम भी मुद्दों को भटका सकते हैं। जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला। अरे तो आप मुद्दे पे बोलिए ना, मुद्दे पे आप जो बोलेंगे। मुद्दे पे आ रहे हैं बोलिए। इस तरह से कह रहा हूं कि अरे बाप रे, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि ईपीएफ पर पहले डाका डालना चाहा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी डाल रहे हैं। अब ये नया शिगुफा इन्होंने छोड़ दिया है कि आप जो भी 7th पे कमीशन में आपकी सैलरी, चलिए नया शिगुफा छोड़ दिया है, कांग्रेस से कह रही है और कांग्रेस विरोध करेगी, वो ये भी कह रही है। और सवाल 1 रैंक 1 पेंशन पर भी पूरी तरह से अभी फौजी जो है वो सड़कों पर हैं। ठीक है, पूरी तरह से बहुत मोर्चों पर है, बहुत मोर्चों पर सरकार को झेलना पड़ रहा है। समय खत्म हो चुका है आलोक शर्मा, दिशाहीन और दशाहीन। ठीक है आलोक शर्मा सवाल खत्म हो चुका है और फाइनल कमेंट मैं हिमांशु आपसे लूंगा। देखिए प्रॉब्लम फाइनल कमेंट आपका और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आम आदमी आपको सुन रहा है। देखिए एक तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट को हमें समझने पड़ेगी ना कि अभी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें इसने कहा है कि बैंकों को 31 के पहले, नेक्स्ट 31 के पहले अपने बुक्स को क्लीन करना है। दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट के पास केवल 70,000 करोड़ थे और टोटल लायबिलिटी 1,80,000 करोड़ के आसपास है। अभी भी इतना बड़ा गैप है, वो फुलफिल होगा कहां से? तो इसके लिए या तो आपके करे स्टेप लेने पड़ेंगे या गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से फंड अरेंज करके स्टेप के लोग एक्सेप्ट कर पाए, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, ना कर पाए। बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि अगर आप देखें 47 लाख एम्प्लॉई हैं और 52 लाख पेंशनर है, तो बिना परमिशन के कोई काम कर पाना। पेंशनर्स को तो विकल्प दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह कि जिनको नहीं दिया जाएगा क्या उनका फंडामेंटल राइट नहीं है कि उनका पैसा वो अपने हिसाब से खर्च करें? सवाल यहां पर यह। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मेहमानों का। सवाल यह है, बहुत आप कड़े फैसले लीजिए, आप आर्थिक नीति ऐसी बनाइए कि देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, लेकिन सवाल यह है कि कम से कम उससे तो पूछ लीजिए जिसका पैसा आप उसके बिना मर्जी के खर्च कर रहे हैं। बस इतना सवाल है, देखते हैं सरकार पूछती है कि नहीं पूछती। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना। नमस्कार।